बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो कर लेते हैं बात जो मियां नवाज शरीफ साहब ने ख़ताब किया है, क्योंकि वो अब तो पाकिस्तान के मीडिया पे आ नहीं सकते, तो ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली है जिसका ड्यूरेशन है 4 मिनट 15 सेकंड। और इस 4 मिनट 15 सेकंड की वीडियो में उन्होंने एक्चुअली बात की है जो डस्का इलेक्शन है उसके साथ जोड़ के इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि फ़ैसला बहुत पसंद है PMLN को। जब उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो उनको इदारे भी अच्छे लगते हैं, अदालत भी अच्छी लगती है, फ़ौज भी अच्छी लगती है, इलेक्शन जीत जाए तो आवाम भी अच्छी लगती है। लेकिन जहाँ पे वो हार जाएं, चाहे अदालत में हारें, चाहे किसी इदारे में हारें, चाहे एस्टेब्लिशमेंट उनको कहे कि साथ नहीं दे रही, या कहीं पे भी, वहाँ PMLN जो है वो ये समझती है कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है और पाकिस्तान का सारा निज़ाम ही गंदा है। लिहाजा यहाँ पे जीत गए तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो इंसाफ और कानून की पासदारी है। जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने बक्सा चोरों को सज़ाएं सुनाई हैं और ये मुतालबा किया उन्होंने कि जो 18 मार्च का इलेक्शन जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था और कौन था इस सारे खेल के पीछे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए और पता किया जाए कि ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, कमिश्नर, DC, DPO वगैरह को एक सफ़ में किसने खड़ा किया, वो कौन था जो इन सबको कंट्रोल कर रहा था और इनकी निगरानी कर रहा था, इस तय तक पहुँचें। अगर इस बात से पर्दा उठता है तो ये पता चल जाएगा कि 2018 की धांधली का पोल खुल जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा और फिर उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन में रिजल्ट आना बंद हो जाएं और बहुत देर तक आपके नताइज ना आए तो समझें कि फिर आपका वोट चोरी हो रहा है और आपका वोट किसी और के बक्से में डाला जा रहा है। तो हमें उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे जो कौमी मैंडेट पे डाका डालने वाले हैं आइन शिकन अनासिर, उन तक पहुंचकर उनका कला कमा करना होगा और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा है। आइन और कानून की बात कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, लेकिन मियां साहब शायद भूल गए कि 2013 के इंतखाबात में जब उन्होंने अपनी कामयाबी को अनाउंस किया था तो उस वक्त नताइज आना शुरू हुए थे और जो बाकी नताइज थे वो अगले 1 दिन और 2 दिन तक आते रहे थे। तो उस वक्त किस किस का वोट चोरी करके इनके बक्से में डाला गया, क्या उसका जवाब मियां नवाज शरीफ साहब दे पाएंगे? यानी जब जब वो जीते तो इलेक्शन के नताइज चाहे 2 दिन के बाद भी आए तो वो अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई और जीते और इलेक्शन के नताइज चंद घंटे के बाद भी आए तो वो अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डस्का इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है, ज्यादती नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है ज्यादती। ये सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पकड़ने चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आप बताएं आपको कौन ले गया था, कहाँ ले गया था। इन सबको अगर सजाएं देनी पड़ी तो सजाएं भी देनी चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार था वहाँ का DPO, वहाँ का RPO, वहाँ का जो कमिश्नर या AC, जितने लोग भी DC, इन सारों को मुअत्तल कर देना चाहिए और इन सबको अकाउंटेबल करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा ये पाकिस्तान में पहला इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें धांधली हुई है या बेज़ाब्तियाँ और बेकायदगियाँ हुई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में और पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बहुत सारे ऐसे ज़िमनी इंतखाबात करवाए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सूरत हाल गंभीर रही और बाज़ जगहों पे इससे तो बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मैंने खुद कवर किए बतौर रिपोर्टर, तो मैं जानता हूँ डंडे सोटे भी चलते थे, धांधली भी होती थी, दो नबी भी होती थी। हत्ता कि मैंने जाली इलेक्शन कमीशन का दफ्तर पकड़ा लाहौर के एक ज़िमनी इंतखाब में, मैंने खुद जाके पकड़ा, मीडिया पे चलाया, वहां से जाली मोहरें निकली, जाली वोट निकले और बहुत सारे, और सारे के सारे शेर के ऊपर ठप्पे लगे हुए थे और बंदे बैठे हुए लगा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उस दौर के अंदर उस धांधली को हमने बेनकाब किया। मैंने कई पटवारियों को पकड़ा, कई पुलिस वालों को पकड़ा जो पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठ के जाली वोट डाल रहे थे और सारा दिन हम धांधली पकड़ते रहे। लेकिन क्योंकि वो नून लीग का दौर था, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। ना कोई कमिश्नर, ना कोई DPO, ना कोई CCPO, ना कोई SP, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई SHO, ना कोई पटवारी, किसी को कुछ नहीं पूछा गया उस दौर में। लेकिन ये इलेक्शन उससे मिलता जुलता इलेक्शन था और यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का दौर है तो तब्दीली का अंदाज़ा आप यहाँ से कर लें कि बंदे भी फारिग हो रहे हैं, इलेक्शन भी दोबारा हो रहा है। हालांकि हुआ इलेक्शन में गलती है और ये सारी गलती की जिम्मेदारी आप PTI पे नहीं डाल सकते। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए 2 नंबरियाँ की हैं, लेकिन PMLN ने भी 2 नंबरियाँ की हैं और PMLN ने अपने दौर में जो जो कुछ किया है वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उनके दौर में सजा और जजा का कोई निज़ाम नहीं था, लेकिन अब है, जिसका फ़ायदा मियां नवाज शरीफ साहब अब उठा रहे हैं। देखिए, आइन और कानून की बात कौन कर रहा है? आइन शिकनी और कानून शिकनी की बात कौन कर रहा है? एक ऐसा शख्स जिसको अदालत ने सजा दी और बड़ी सख्त सजा दी। उसने 2 नंबर तरीके से अपने प्लेटलेट्स डाउन किए, इतने ज़्यादा डाउन किए कि लोगों को लगा कि यह शख्स मर जाएगा खुदा ना खास्ता, और फिर इदारों पे दबाव डाल के
एक डील करता हुआ वो आदमी पाकिस्तान से बाहर चला गया। और पाकिस्तान से बाहर जब गया तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद लंदन में जो मियां नवाज शरीफ साहब के 2 इब्तदाई टेस्ट हुए, उनमें प्लेटलेट्स मियां साहब के 2 लाख से ऊपर चले गए। यानी यहां से जब फ्लाई किया तो चंद हजार, यानी वो ये कह रहे थे कि अभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा मियां साहब को, लेकिन जैसे ही लंदन की हवा लगी, वहां पे सिर्फ जहाज उतरा है और टेस्ट हुआ है, तो वहां लाखों में चले गए, 2 लाख से क्रॉस कर गए। तो ये सब धोखा था। एक ऐसा शख्स जो धोखा देकर गया, एक ऐसा शख्स जिस पे करप्शन के केस में उसको सजा हुई है, एक ऐसा शख्स जिस पे करप्शन के दीगर केसेस चल रहे थे, एक ऐसा शख्स जो जेल काट रहा था, वो पाकिस्तान से भाग गया और अब मफरूर इश्तिहारी है पाकिस्तान की अदालतों का और इदारों का। वो ये कह रहा है कि आइन की बालादस्ती, वो ये कह रहा है कि कानून की बालादस्ती। उसके मुंह से शायद अच्छा नहीं लगता। मियां नवाज शरीफ साहब ये बात करें, अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर शाह की बेटी बात करें, ठीक है, उनका इलेक्शन था, वो इस पर बात कर सकती हैं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आइन और कानून की बात करनी है तो फिर आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को आकर पुलिस के हवाले करें, अपने आप को जेल के अंदर बंद करें, अदालतों का सामना करें और फिर आइन की और कानून की बात करें। आप इसी कानून से भागे हुए हैं, इसी आइन से आप मफरूर हैं और आप एक मफरूर इश्तिहारी की ज़िंदगी बरतानिया में गुजार रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि कुछ 12 लोगों के बारे में खबर चल रही है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात से है और ये बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं PMLN और उनसे मांग रहे हैं टिकट अगले इंतखाबात का कि जी PMLN अगर हमें अगले इंतखाबात का टिकट दे देती है तो हम यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे देंगे सेनेट में और उनको सेनेटर बनवा देंगे। किसके मुकाबले में? हफीज़ शेख साहब के मुकाबले में। अब ये ऑफ़र जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लेकर गए रायमंड में। उन्होंने जाके बताया PMLN की क़यादत को, मरीम नवाज साहिबा को, कि मेरे पास 12 ऐसे MNAs हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो बल्ले के निशान पर जीत कर आए हैं, मगर वो नून लीग का टिकट मांग रहे हैं अगले इंतखाबात में। कितनी मज़े की बात है। और पीपल्स पार्टी के लिए डूब मरने का मुकाम है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक वज़ीर आज़म है पीपल्स पार्टी के, उनको मिल रहे हैं PTI के MNAs और उनको कह रहे हैं कि टिकट लेके दें आप हमें मुस्लिम लीग नून का। ये तो काबिल शर्म बात है कि अगर उन्होंने, एक साबिक वज़ीर आज़म ने जाकर रायवंड में ये बात मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने रखी है कि मैं 12 बंदे तोड़े हैं मैंने PTI के, मेरी पार्टी की तो औकात कोई नहीं है कि वो मेरा टिकट मांगे, लेकिन वो आपकी पार्टी के टिकट मांग रहे हैं मुझे वोट देने के बदले में। इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई घटिया बात है। मुझे नहीं लगता किसी प्राइम मिनिस्टर को या साबिक प्राइम मिनिस्टर को जेब देती है कि वो जाकर इस तरह की ऑफ़र किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखे। अब हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि बंदे हैं और वो पैसे मांग रहे हैं, फ़ायदे मांग रहे हैं और मुस्तकबिल में कुछ सियासी गारंटीज़ मांग रहे हैं। PMLN की जो सीट है वो ऐसे नहीं उनको मिल जाएगी। PMLN ये देखेगी जो जीत रहा होगा और आना चाह रहा होगा तो उसको वो देंगे। अभी इंतखाबात में काफ़ी टाइम पड़ा है, वो लोग और बहुत सारे बेनिफिट्स मांग रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? इनमें से कुछ का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जो इन्होंने जनूबी पंजाब महाज एक बनाया था, उससे कुछ का ताल्लुक है। और कुछ जो हैं वो अपर पंजाब के लोग हैं। और ये अपर पंजाब जो है ना, ये रावलपिंडी की सराउंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। या आप रावलपिंडी डिवीज़न को ले लें, यहाँ पे मौजूद 2 से 3 ऐसे MNAs हैं जो इमरान खान साहब से सख्त नाराज़ हैं और वो लोग यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाल सकते हैं। लिहाजा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा इमरान खान साहब के लिए कि इन लोगों को कैसे टैकल करते हैं, और ये सबको पता है कि ये कौन लोग हैं। इसके अलावा कुछ वस्ती पंजाब के लोग हैं और ये अगर सारे मिला भी लें तो ये कोई 8-10 लोग बनते हैं। 12 लोगों वाली खबर भी गलत है। मैंने बड़ी तहकीक करने के बाद ये कोई 8 से 10 लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, लेकिन उसके बदले में उनको बहुत सारा माल देना पड़ेगा, बहुत सारी गारंटीज़ और श्योरिटीज़ देनी पड़ेंगी और ये भी ज़रूरी होगा कि खुफिया बैलेटिंग ही रहे। तो ये है जी वो सारा मामला जिसको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लेकर गए थे मरीम के पास, और मरीम ने कोई गारंटी दी भी नहीं, वो दे भी नहीं सकती क्योंकि अभी टिकट देने का टाइम नहीं आया। अभी किसी के साथ टिकट का वादा किया नहीं जा सकता। और जो लोग छोड़ के चले गए थे उनके मुकाबले में कुछ लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, पैसे खर्च किए हैं। अगर उनको टिकट का वादा कर लिया जाता है तो फिर PMLN के वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और जो खड़े रहे मुश्किल में साथ, वो फिर ये कहेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। लिहाजा PMLN कोई गारंटी दे नहीं सकती, कमिटमेंट दे नहीं सकती। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सिचुएशन कितनी मज़ेदार है कि वो आके एक और पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं जी अगर आप अपना टिकट दे दें फलां बंदे को तो वो मुझे वोट डाल देगा,
यानी अपनी पार्टी में मेरी ऐसी औकात ही नहीं है कि मेरी पार्टी को कोई टिकट भी मांगे। तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बहुत ही निचले दर्जे की बात की है। एक और अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए और बड़ी खबर है, दो खबरें हैं वैसे। पहले मैं आपको एक खबर बता देता हूँ जो इमरान खान साहब के गैर मुल्की दौरे के हवाले से आई है, जो उन्होंने दौरा किया श्रीलंका का। इससे पहले मुस्लिम लीग नून का मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक दौरा किया था श्रीलंका का। दोनों के अखराजात में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दौरा तकरीबन एक जैसा था, तकरीबात भी तकरीबन एक जैसी थी और एक्टिविटीज़ भी तकरीबन एक जैसी थी। इमरान खान साहब ने कुछ थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा की हैं बकौल उनकी पार्टी के। मुस्लिम लीग नून के लोग कहेंगे कि उनके लोगों ने ज़्यादा की हैं, लेकिन मैंने जब एनालिसिस किया तो लगभग मिलता जुलता है। लेकिन एक चीज़ है जो नहीं मिलती जुलती दोनों की, वो क्या है? मियां नवाज शरीफ साहब ने जब दौरा किया था तो उस वक्त जो अखराजात थे मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे पे, पाकिस्तानियों के जो अखराजात आए थे वो $2,76,266 आए थे। $2,76,266। ये लगभग पाकिस्तानियों के 4.5 करोड़ रुपए बनते हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब ने खर्च किए थे। अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखें तो श्रीलंका के दौरे पे बिल्कुल साथ ही है श्रीलंका। और नवाज शरीफ साहब ने जो रूट लिया था वो भी कोई छोटा रूट लिया था। इमरान खान साहब ने इंडिया को अवॉइड किया है, इंडियन सरजमीन के ऊपर से वो अपना तैयारा लेकर नहीं गए। जबकि इमरान खान साहब ने यही दौरा किया है 34,800 अमरीकी डॉलर्स का। अब ये कितने बनते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जनाब बनते हैं कुछ 55,68,000। तो अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो ये 8 गुना ज़्यादा महंगा था नवाज शरीफ साहब का दौरा और 8 गुना सस्ता था इमरान खान साहब का दौरा। मियाँ साहब का दौरा क्यों महंगा होता था मैं आपको बता देता हूँ। वो अपने साथ एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर चलते थे, रिश्तेदारों को भी ले जाते थे, बच्चों को भी ले जाते थे, बच्चों के बच्चों को भी ले जाते थे, अजीज़ अकारब को ले जाते थे, कुछ और दोस्तों अहबाब को ले जाते थे। फिर सहाफ़ियों की एक बड़ी लंबी फ़ौज होती थी जो तारीफ़ें करने के अंदर बड़ी मशहूर है, उनको भी साथ ले जाते थे। तो मियाँ साहब एक बड़ा ठीक ठाक लेविश किस्म का ग्रुप लेकर जाते थे और फिर खर्चे ज़्यादा होते थे। इमरान खान साहब किसी को मुंह नहीं लगाते, वो अपना काम करते हैं और जाकर आ जाते हैं। अगर किसी सहाफ़ी ने जाना है या किसी और ने अटेंड करना है इमरान खान साहब के साथ जाकर, तो फिर ज़रूरी उनके लिए ये होगा कि वो अपना खर्चा खुद उठाएं। ये शर्त इस हुकूमत ने रखी है। अब एक तो ये चीज़ हो गई कि इमरान खान साहब ने बहुत सस्ता दौरा किया श्रीलंका का। दूसरा, कतर की हुकूमत के साथ जो LNG का एक मुआहदा था पाकिस्तान का, जिसके ऊपर 2018 के अंदर एक इंक्वायरी हुई थी, और 2018 में जो इंक्वायरी हुई थी वो इंक्वायरी क्या कह रही थी? तहकीकाती रिपोर्ट जो 2018 में आई वो ये कहती थी कि हमने बहुत ज़्यादा कीमत पर ख़रीदारी की है LNG की, और ये एक मशकूक सौदा है जो मियां नवाज शरीफ साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब ने किया था फरवरी 2016 में। और फरवरी 2016 में जो बैनुल अक़वामी कीमत थी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो MMBTU इसका एक यूनिट होता है, MMBTU एक यूनिट होता है इसका, जो गैस आप लेते हैं LNG। तो उस वक्त जो है ना इसकी कीमत थी $4.241, $4.241, $4.25 आप समझें इसकी कीमत थी उस वक्त फरवरी 2016 में। MMBTU $4.241, $4.25 का एक यूनिट था इसका। और अब इसका जो एक यूनिट है MMBTU इस वक्त बैनुल अक़वामी मार्केट में वो 8.90, यानी डबल से ज़्यादा कीमत है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में। $8.90 यानी $8.95 अब है, $4.25 उस वक्त, $8.95 इस वक्त, बल्कि $8.95 से भी ज़्यादा, $8.90। तो ये जो अब कीमत है ये दुगनी से ज़्यादा है उस वक्त के मुकाबले में। लेकिन जो पाकिस्तान ने अब ख़रीदारी की है वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 साल का मुआहदा हो गया है और 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फ्राहम करेगा कतर पाकिस्तान को। नून लीग के दौर में जो इसका परसेंटेज था वो 13.37% था। अब नए मुआहदे में 10.20% है। आप फ़र्क देखें, डॉलर की कीमत में फ़र्क पड़ा है, दुनिया में कीमतों के अंदर फ़र्क पड़ा है, मार्केट इसकी कहीं और गई है, महंगी भी हो गई है। लेकिन नून लीग के दौर में 13.37% और PTI के दौर में 10.20%। इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने कतर का एक दौरा किया था। उस दौरे में उन्होंने कतर को जाकर ये कहा था कि आप मेहरबानी करें और नज़रसानी करें उस कीमत के ऊपर जो आपने नून लीग के साथ तय की है। नून लीग ने बहुत ज़्यादा कीमत तय कर ली थी वहाँ की कंपनीज़ के साथ, और वो जो कीमत तय की थी आपको पता है उसके अंदर कितनी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। सैफ उर रहमान साहब कतर के अंदर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अगर कोई सौदा हो
और इंटरनेशनल कीमत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कीमत में पाकिस्तान वो चीज़ खरीदे, तो फिर आप समझ लें कि बाकी का कमीशन या बाकी का पैसा कहाँ जाएगा और कौन वसूल करेगा और किन मुल्कों में वसूल करेगा। ये सारी कहानी जो है वो पाकिस्तान के इदारों को मज़ीद इसके अंदर जाकर इसको खोलना चाहिए। लेकिन कतर से इमरान खान साहब ने कहा कि आप हमें इसके ऊपर नज़रसानी करें, बैनुल-अक़वामी मार्केट के मुताबिक आएँ। फिर आर्मी चीफ गए, आर्मी चीफ अभी 1 महीना पहले भी गए हैं, तब भी ये चीज़ इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि आप हमें LNG बहुत महंगी दे रहे हैं, हमें सस्ती LNG फ्राहम की जाए। तो अब सस्ती LNG जो है वो पाकिस्तान को फ्राहम की जा रही है और इसके अंदर इमरान खान साहब का और आर्मी चीफ का बड़ा रोल है। टोटल $3 अरब की पाकिस्तान को बचत होगी 10 सालों में और हर साल $300 मिलियन की बचत पाकिस्तान को होगी। और पाकिस्तानी हुकूमत के बकौल या हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक $300 मिलियन की बचत, ये बहुत बड़ी बचत है हर साल। और $3 अरब की बचत पाकिस्तान को 10 सालों में हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सौदा है। गरीब मुल्क हैं, अगर $1 अरब भी हम बचा लें तो बहुत बड़ी बात है 10 साल में, 20 साल में। लेकिन 10 सालों में $3 अरब पाकिस्तान अगर बचाता है तो एक अच्छी बात है। एक और अच्छी खबर है और बैनुल-अक़वामी खबर है, इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको सुना देता हूँ। इमरान खान साहब ने एक इशू उठाया श्रीलंका के साथ और उस पर अब उन्होंने ट्वीट किया शुक्रिया का। हुआ यह था कि श्रीलंका के अंदर यह कानून बना दिया गया था कि कोरोना वायरस से जो भी शख्स हलाक होगा, चाहे वो कोरोना से मरे या उसके ऊपर शुबा हो कि ये कोरोना से मरा है, उसको जलाया जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है। वहाँ पे इन्होंने एक माहिरीन की कमेटी बनाई हुई थी श्रीलंका में और उस कमेटी ने यह कह दिया था कि कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की लाशों को अगर ज़मीन में दफन करेंगे तो उनके जो वायरस हैं वो ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे और ये वायरस मज़ीद फैलता चला जाएगा। अब ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी और ये BBC ने भी रिपोर्ट की थी, लेकिन ये अजीब माहिरीन ने एक बात मंतक जो है वो घड़ दी। अब इसकी वजह से मुसलमान बहुत परेशान थे, कैथोलिक ईसाई बहुत परेशान थे और जो बुद्ध मत या बुद्ध बरादरी है वो बहुत परेशान थी और उनको बड़ी तशवीश थी। तो वहाँ के मुसलमानों ने सोशल मीडिया के ऊपर अब शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने श्रीलंका से कहा कि मुसलमानों को दफन करने की इजाज़त दी जाए, हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ और दुनिया में ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये सोच गलत है, मुसलमानों को दफन करने की इजाज़त दी जाए SOPs के साथ तो कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। तो वहाँ के मुसलमानों ने सोशल मीडिया पे कहा है कि बयानात दिए हैं कि इमरान खान साहब आपके आने का शुक्रिया, आपके दौरे से हमारे लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं। श्रीलंका में मुसलमान बहुत परेशान थे, लगभग 2 मिलियन मुसलमान हैं, 20 लाख मुसलमानों की आबादी है श्रीलंका में। और इस आबादी के अंदर जो है तशवीश उस वक्त पैदा हुई जब आज से चंद दिन पहले 20 दिन का एक नौमौलूद बच्चा था, उसको ये कहकर जला दिया गया ज़बरदस्ती कि ये कोरोना से मरा है, इसको कोरोना वायरस था। ज़बरदस्ती उसकी लाश को जलाया गया 20 दिन के बच्चे की। तो उसके वालिदैन के ऊपर बहुत करब का वो आलम था, उसका ख़ानदान बहुत परेशान था। तो मुसलमानों ने इस बात को बहुत फील किया, तो हुकूमत पाकिस्तान तक बात पहुंची तो इमरान खान साहब ने इस इशू को उठाया। श्रीलंका की हुकूमत ने अब एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कह दिया है कि आज के बाद किसी बच्चे को या किसी भी जो दूसरे सेक्ट के लोग हैं उनका ज़रूरी नहीं है कि सबको जलाया जाएगा, आप उनको दफना भी सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर उस नोटिफिकेशन के बाद जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया वो ये है कि आई थैंक द श्रीलंकन लीडरशिप एंड वेलकम द श्रीलंकन गवर्नमेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलाउइंग द बरियल ऑप्शन फॉर दोज डाइंग ऑफ कोविड-19। उन्होंने कहा जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ श्रीलंका की क़यादत का और वेलकम करता हूँ, यानी उसको खुशामदीद कहता हूँ श्रीलंका की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है जिसमें वो इजाज़त दे रहे हैं कि जो कोविड-19 से मरने वाले हैं उनको दफन करने की ऑप्शन की उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो ये भी एक अच्छी खबर है मुसलमानों के लिए और इसका सहरा इमरान खान साहब के सर बंधता है। मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, अवैस मंगल वाला, उन्होंने बहुत मज़ेदार ट्वीट किया, वो मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको। उन्होंने कहा कि यहूदी एजेंट इमरान खान ने श्रीलंका के दौरे में श्रीलंकन हुकूमत से मुसलमानों की मैयतों को जलाने के बजाय दफनाने की दरख्वास्त की, जिसे श्रीलंकन की हुकूमत ने मान लिया। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मौलाना फजल रहमान साहब को बता दे तो कोई बता दे भाई उन्हें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।